वेल वेलकम टू जूरिस क्रैक पे आपका वार्म वेलकम है। सीपीसी के लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझें। सेक्शन 9 इज द गेटवे टू सीपीसी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और याद होगा कि वेरी वेरी फाउंडेशन क्लास जो 4-5 चले उसमें हमने सब कुछ को समझा, जैसे जुरिस्डिक्शन को, रॉन्ग क्या होता है, प्राइवेट रॉन्ग क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या पिलर ऑफ सीपीसी है। साथ ही साथ एक चीज़ समझा था कि अगर सीपीसी को सिस्टमैटिक ढंग से और एक लॉजिकल इंड से पढ़ा जाए तो क्या होता है, बहुत आसानी ढंग से हम सीपीसी समझ सकते हैं। तो सेक्शन 9 गेटवे है, कैसे है वो समझिए। सेक्शन 9 क्या है रहा है, द कोर्ट शैल द सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन हेयर इन कंटेंट। शैल, द कोर्ट शैल क्या कहा जा रहा है, द कोर्ट शैल जुरिस्डिक्शन have jurisdiction to try all suits of civil nature। जो कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो हर तरह के सूट्स को सुन सके जो सिविल नेचर के हैं। अब सिविल नेचर के सूट्स क्या होते हैं, इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट हो, सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट हो, उसे कहते हैं सिविल नेचर के सूट। द कोर्ट हैव द पावर टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर। सेक्शन 9 सीधा कह रहा है उसके पास अगर सभी तरह के सूट्स को सुनने का, डेट मीन्स इफ हैव द पावर टू हियर, वो डिटरमाइन भी कर सकता है और उसका जजमेंट फाइनल होगा। क्योंकि अगर जुरिस्डिक्शन नहीं होता तो फाइनलिटी नहीं होता, मतलब उसके पास नल एंड वाइट होता है जजमेंट। लेकिन हर एक सूट के पास, हर एक कोर्ट के पास क्या है, पावर है, जुरिस्डिक्शन है उसको सिविल नेचर के सूट्स को सुनना, पावर टू हियर, देन पावर टू डिटरमाइन, एंड देन एक आपको जजमेंट देना जो कि फाइनल जजमेंट होगा। लेकिन इसमें दो बैन लगा दिया गया, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच। लेकिन ऐसे सूट्स को आप नहीं सुन सकते हैं, किसके, देयर कॉग्निजेंस इज आइदर, कॉग्निजेंस क्या होता है, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। आपने जुडिशियल माइंड को जब जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब लगाते हैं उसे कहते हैं कॉग्निजेंस, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। तो इसमें अभी तक में हमने क्या पढ़ा कि शाल मतलब हर एक सूट के, हर एक कोर्ट के पास किसी भी सिविल नेचर के सूट को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन है, लेकिन एक्सेप्ट, उसमें एक लगा एक्सेप्ट, किस तरह के सूट्स की कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती है, एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड। लेकिन उस तरह की जिसकी एक्सप्रेस, जिसे मना किया गया एक्सप्रेसली, जैसे किसी स्टैच्यू में लिख दिया गया है कि इसका भाई आप सूट को ट्राई नहीं कर सकते, स्टिल ये सिविल नेचर के, लेकिन आप नहीं ट्राई कर सकते हो अंडर दी सेक्शन 9, ये लिख दिया गया, ये उस स्टैच्यू में लिख दिया गया, या एक पूरा प्रोसेस बता दिया गया, इस वजह से वो इम्प्लाइडली बार्ड हो गया। आइए अब इसके बेयर एक्ट समझते हैं। कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, सीधा सीधा बोल रहा है, कोर्ट के पास सभी तरह के सिविल सूट सुन सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अनलेस बार्ड, अगर उसे बार्ड नहीं किया हो गया हो। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स, है ना। अगर इस लाइन को यहाँ तक पढ़ें, द कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स, सभी तरह के ऑफ सिविल नेचर, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट हो। लेकिन किस तरह के सूट्स को सुन नहीं सकता है, जिसकी कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। लेकिन उस तरह की अगर उस तरह के सूट्स को ये ट्राई नहीं कर सकता है जिसके कॉग्निजेंस को किसी स्टैच्यू ने आके लिख दिया हो, किसी पीसी नहीं ट्राई कर सकता है सूट्स को, उस तरह के कॉग्निजेंस, उस तरह के कॉग्निजेंस को लेना मना है, उस तरह के सूट्स पे कॉग्निजेंस लेना मना है। साथ ही साथ जहाँ पे दूसरे इम्प्लाइडली ऐसा इल्यूजनरी क्रिएट किया गया कि इसके भी कॉग्निजेंस को लेना मना है, इन सूट्स को ट्राई नहीं कर सकता है। अब एक्सप्लेनेशन 1 में क्या लिखा है, अ सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। कहा है कि यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफिस, नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड इंटायरली ऑन द डिसीजन एज द क्वेश्चन रिलीजियस राइट और सेरेमनी। अगर वो क्वेश्चन प्योरली रिलीजियस होता है या प्योरली सेरेमनिक होता तो वो नहीं होता क्या, सिविल नेचर का सूट। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमैटेरियल वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच्ड टू अ पार्टिकुलर प्लेस। इसे समझना है। हिंदी में भी आप जानते ही हैं कि सभी तरह के सूट्स को सुन सकता, सिविल वादों का विचार करेंगे इसके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्ति या विविक्षित रूप से वर्जित हैं, ऐसे लोगों, ऐसे वादों का हम लोग नहीं कर सकते हैं विचारण, सिंपल सी बात है। तो इसमें सीधा सा बात कोर्ट बोल रहा है कि कोर्ट्स के पास सभी तरह के सूट, सिविल नेचर के सूट को सुनने की
jurisdiction है, एक्सेप्ट कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। अब इससे समझ लीजिए दो तरह के बार की बात हुई थी, एक एक्सप्रेस बार की बात हुई थी, दूसरा इम्प्लाइड बार की बात हुई थी। एक्सप्रेस बार का व्हेन देयर इज अ स्पेशल लॉ स्टैच्यू देन सीपीसी इज एक्सप्रेसली बार्ड। अगर वहाँ पे एक स्पेशल एक्ट आ गया तो उसको सीधा सीधा मना कर दिया गया सीबीसी को कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट है यहाँ पे। तो लेक्स स्पेशलिस ओवर लेक्स जनरलिस, मतलब जो स्पेशल लॉ होगा वो प्रिवेल कर जाएगा किस पे, जनरल लॉ पे। जनरल लॉ कौन सा है, जनरल लॉ है सीपीसी 1908, है ना। तो इस तरह से आप समझिए कि यहाँ पे एक्सप्रेस बार था। ये बातें कहाँ हुई, कस्टडियन इवैक्यूई प्रॉपर्टी वर्सेस जाफरान बेगम AIR 1986। उसी तरह से आपने हमने बोला था एक इम्प्लाइड बार भी होता है, ये कैसा, व्हेन देयर इज अ कंप्लीट प्रोसीजर, ये शब्द को याद रखना है या समझना है, मेंशन फॉर द रिलीफ इन स्टैच्यू देन इट इज इम्प्लाइडली बार। हम बार में हम जैसे देखते हैं कि प्लेंट अगर कोर्ट में जाता है, प्रेजेंट होता है, देन क्या होता है, अगर अगर डिफेंडेंट केस है तो वो ऑर्डर 7 रूल 11 में तो पहले बोलता है प्लेंटी आप खारिज कर दो, इसका कोई ये नहीं है। यहाँ नहीं होता तो वो WS देता है, WS मतलब रिटर्न स्टेटमेंट, तो वो भी 90 डेज का टाइम लेके देना है। ये सारा प्रोसीजर कहाँ था, ये सीपीसी में था। सीपीसी हमें प्रोसीजर बता रहा है। अगर ये सारा अगर इसी तरह का कोई डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एक्ट में आए तो वहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ कि ये डिस्प्यूट को इस तरह से रिड्रेस किया जाएगा, यहाँ पे इतने दिन में आप स्टेटमेंट दाखिल कीजिएगा, इतने दिन में आपको उसका रिड्रेसल मिलेगा, नहीं मिलने पर भी इतना दिन पे अपील कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर जब दिया हुआ है तो व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीसी, इसको इम्प्लाइड बार कहते हैं। जब वहाँ प्रोसीजर दे दिया गया मतलब कि वहाँ का जो प्रोसीजर उसका अब कोई ज़रूरत नहीं है इस लॉ के, इस एक्ट के लिए। अब ये प्रोसीजर जो इसमें दिया हुआ है इसी का यूज़ होगा। ये बात कही गई जितेंद्र नाथ वर्सेस एम्पायर ऑफ इंडिया सेलोन लिमिटेड ईयर 1990 में। के बाद हम अगर देखते हैं इस दोनों बार में एक डिफरेंस यही है, एक्सप्रेस बार में हमें साफ तौर पे पता चल जाता है, इम्प्लाइड बार में हमें देखना पड़ता है कि क्या प्रोसीजर है या नहीं है। आइए एक्सप्रेस बार में भी स्पेशल लॉ स्पेशल ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। तो स्पेशल लॉ एग्जाम्पल मोटर व्हीकल एक्ट कोड इन इटसेल्फ, पूरा का पूरा उसमें कोड दिया हुआ है, पूरा का प्रोसीजर दिया हुआ है। सेक्शन 24 CPC नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ मैटर देयर अंडर, दैट इज ऑल हाई कोर्ट। सभी हाई कोर्ट का ये एक राय है कि कोई भी सेक्शन 24 CPC में एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं हो सकता क्योंकि सारा कोड कहाँ दिया हुआ है, मोटर व्हीकल एक्ट में। इथोपियन एयरलाइंस वर्सेस गणेश नारायण सब्बू और 9 अगस्त इलाहाबाद हाई कोर्ट 2011। स्पेशल ट्रिब्यूनल की बात करें तो स्पेशल ट्रिब्यूनल हैव देयर ओन प्रोसीजर, उनके पास अपना ओन प्रोसीजर होता है। बट इफ स्पेशल ट्रिब्यूनल कॉन्फ्लिक्ट विद द सिविल कोड, द सिविल कोड विल हैव द फाइनलिटी। अगर उनके प्रोसीजर में कॉन्फ्लिक्ट आएगा स्पेशल ट्रिब्यूनल वर्सेस सिविल कोर्ट के, तो स्पेशल ट्रिब्यूनल के जो प्रोसीजर को से ज़्यादा प्रिवेल कौन करेगा, सिविल कोर्ट का प्रोसीजर। गुरबख्श सिंह सन ऑफ चंदा सिंह वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर एंड अनदर ऑन 21 सितंबर 1990। अब ये समझ गए हैं कि अब यहाँ से हम लोग ये चीज़ समझ गए हैं कि सभी तरह के सिविल नेचर के सूट्स को कौन सुन सकता है, कोर्ट, कोर्ट सुन सकता है। लेकिन बस एक्सेप्ट दो तरह के, जहाँ पे एक्सप्रेस बार हो, एक्सप्रेस बार हो या इम्प्लाइड बार हो। एक्सप्रेस बार हमें डायरेक्ट स्टैच्यू में लिखा रहेगा कि इसके लिए ये है, और इम्प्लाइड बार वहाँ पे अगर पूरा प्रोसीजर ही दे दिया गया तब देन देयर इज इम्प्लाइड बार। ये सेक्शन 9 का गेटवे था, इसे आप फिर से पढ़ें समझे, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।